नमस्कार दोस्तों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ग्रामीण परिवेश शुरू करने जा रहे हैं और ये ग्रामीण परिवेश रोजगार विद अंकित सर की रोजगार विद अंकित जो चैनल है उनकी जो किताब है अंकित भाटी की राजस्व लेखपाल के लिए जो बनाई गई है, इसमें से हम ये ग्रामीण परिवेश शुरू करेंगे। इसका ग्रामीण परिवेश, इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वन लाइनर चैप्टर वाइज हम आपको करवाएंगे और सभी चैप्टर ख़त्म होने के बाद में इसमें लगभग 468 या 478 हैं शायद, वो एमसीक्यू दिए गए हैं ग्रामीण परिवेश के, उन्हें मैं सबसे बाद में करवाऊंगा। चैप्टर वाइज हम इस बुक से आपको ग्रामीण परिवेश करवाएंगे। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं है, जब आप लोग जानते होंगे। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है या समझना ही है, विस्तार से पढ़ना है, तो आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते हैं। उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 2015 में मैंने लेखपाल एग्जाम क्वालिफाई किया था, वो अरिहंत की बुक से ही मैं पढ़ा था। वैसे अंकित भाटी सर भी अच्छे माने जाते हैं, इनकी बुक भी बहुत अच्छी मानी जाती है और मैंने ये किताब देखी तो वाकई में ये किताब बहुत बढ़िया है। इसमें जो मैंने ग्रामीण परिवेश देखा बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वो सिलेक्टेड ही दिया हुआ है, यानी आपको फालतू की महाभारत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस बुक में दिया गया है ग्रामीण परिवेश, आप उसको ही याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको ही। अगर ग्रामीण परिवेश के 25% आते हैं तो दोस्तों मेरे हिसाब से 20% आराम से सही हो जाएंगे इस बुक में से पढ़ने से ही, क्योंकि फैक्ट वाइज इसमें दिया हुआ है। जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं वही इस बुक में दिए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद मैं आपको अरिहंत की बुक से भी करवा दूंगा क्वेश्चन, और जो बाकी बुकें हैं मार्केट में उनसे भी करवा दूंगा। फिलहाल हमारा टारगेट अब इस बुक को कंप्लीट करना है। तो राजस्व लेखपाल आप देख सकते हैं, ये बुक का ऊपर से ऐसी है, ये इस तरीके से, ये इसमें अंकित सर का फोटो है, इस तरीके से है ये बुक। हालांकि ये बुक मैंने देखी तो इसमें मुझे ग्रामीण परिवेश जो लगा, बहुत अच्छा कंटेंट लगा। ग्रामीण परिवेश का जो कंटेंट इसमें दिया गया है, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें ग्रामीण परिवेश का दिया गया है और चैप्टर वाइज फैक्ट दिए गए हैं। इसमें चैप्टर वाइज फैक्ट दिए गए हैं। तो पहला चैप्टर इसमें जो है ये है ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट इसमें दे रखे हैं, जो भी दे रखा है इसमें, वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा शुरू से आखिर तक। मैं सिर्फ आपको पढ़कर बताऊंगा, याद तो आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, जैसे दिया हुआ है इसमें। स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय तथ्य से पहले इस बुक में सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी दी हुई है। यही चीज़ जो यहाँ फैक्ट में दी हुई है वो वहाँ थ्योरी में लिखी हुई है। तो थ्योरी मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप अरिहंत की किताब ले लीजिए दोस्तों। जो फैक्ट है बस यही निचोड़ है, आप इन्हें ही रट लीजिए। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। महालबाड़ी, अब देखो याद करने का क्या तरीका। कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता, कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता। जैसे इसमें जमींदारी प्रथा, तो जमींदारी, अब देखो याद कैसे करेंगे इसे, ट्रिक बनाकर मैं आपको याद करवा दूंगा। जमींदारी, जमींदार मारा जमींदारी में क्या रहा? जमींदार, और यहाँ क्या रहा? कॉर्नवालिस, यानी जमींदारों के जो कॉर्न यानी कान, जमींदारों के जो कान होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं। इस तरीके से ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं, जमींदारों के कान ऊंचे होते हैं, जमींदारों के कान बहुत ऊंचे होते हैं, इस तरीके से। महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? महालवाड़ी, तो महालवाड़ी को किसने किया था? हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी को शुरू किया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं इसमें। आपको ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे है? तो बटाईदारों के संरक्षण से। ऑपरेशन बर्गा का संबंध किससे? बटाईदारों के संरक्षण से। बस इन्हें रट लीजिए, इनमें से कोई ना कोई सा आपके एग्जाम में जरूर फंस जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस बुक में दिया हुआ है। बहुत बच्चे विश्वास करते हैं अंकित भाटी सर पर, उन्होंने अपनी बुक में बहुत बढ़िया कंटेंट इसमें दिया हुआ है। अब अगला है भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1950 में भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ था। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। किस राज्य में हुई? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, महालवाड़ी प्रथा को किन दो स्थानों पर शुरू किया गया था? तो महालवाड़ी प्रथा को दोस्तों आगरा और अवध में शुरू किया गया था। चाहे तो आप इनके नोट्स बना लीजिए, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं बुक खरीद लीजिए इसमें। लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्राचीनतम धान कृषि साक्ष्य वाला स्थल। ऋग्वेद में यप शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए संबंध रखता था? जौ के लिए रखता है दोस्तों। हल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। हल का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की? 12 महल में लागू की गई थी दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ? 12 महल, तमिलनाडु के 12 महल में लागू की गई थी। सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में है। रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ सहायक होता है।
पश्चिमी विक्षोभ जो जाड़ों में होती है वर्षा, उसे उत्तर प्रदेश में जो जाड़ों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? गज होती है। गंटर जरीब का प्रतिपादन किसने किया था? एडमंड गुंटर ने किया था। किस फसल के लिए पानी की अधिकता अधिक होती है? दोस्तों धान के लिए अधिक होती है, आप लोग जानते होंगे। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस। कृषि उड़ान योजना कब लागू की गई? तो 2021 में लागू की गई है कृषि उड़ान योजना। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 16 जुलाई 1929। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में मिल जाएगा इसका, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में दे दूंगा और पीडीएफ में से याद कर लेना। आपको पीडीएफ से एक पॉइंट वाइज रट देना है बिल्कुल आपको। लेकिन वीडियो पूरी देखिए, वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं किस तरीके से जो कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 में की गई थी। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। जरीब की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में हुई? जरीब की अकबर के काल में हुई थी जरीब की शुरुआत। सर्वप्रथम रहट का प्रयोग किस काल में किया गया था? दोस्तों रहट का प्रयोग किया गया था गुप्त काल में। किस वेद में अनाज का उल्लेख है? तो ऋग वेद में अनाज का उल्लेख है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। भारत में कृषि का योगदान जीडीपी पर कितना प्रतिशत है? 17%। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता है? तो उदक भाग कहते हैं। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। सफ़ेद सोने की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सफ़ेद सोना की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य तो ये मिलते हैं कोलिडहवा मिल से मिलते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर पाकिस्तान में स्थित है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया भी है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष होता है। अब सीता भूमि किस भूमि को कहा जाता है? सीता भूमि दोस्तों शाही भूमि को कहा जाता है। सीता भूमि किस भूमि को कहा जाता है? शाही भूमि को कहा जाता है। वैसे शायद मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है इसमें, सीता भूमि किसे कहा जाता है? शाही भूमि को कहा जाता है। जो कृषि योग्य भूमि होती है उसे कहा जाता है वैसे सीता भूमि। चलिए एक बार देख लीजिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट, आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं एवं धान थी। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इस बुक में 2 मिसप्रिंट दिया गया है। आर्यों की मुख्य फसल जो थी, यहाँ गेहूं एवं धान दे दिया गया है और मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है इसका उत्तर ही नहीं दिया इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लहुरा देव में किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन सही है, इसे याद कर लीजिए। ये जो मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है इसका आंसर नहीं दिया है, इसे मैं करवा दूंगा बाद में। आर्यों की मुख्य फसल दोस्तों ज्यों थी। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय है भूमि के किसी एक निश्चित क्षेत्र पर अधिक संख्या में लोगों का काम करना। मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? कृषि, पशुपालन, उनसे संबंधित गतिविधियों पर। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया था? कृषि बन गया था। यजुर्वेद में हल को क्या कहा जाता? सीर कहा जाता। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। यजुर्वेद में हल को क्या कहा गया है? सीर कहा गया है। शीताध्यक्ष कौन कहलाता है? सरकारी भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। सबसे पहले जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है, आप लोग जानते होंगे। कोल्डी हवा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलन नदी के तट पर स्थित है। जमींदारी प्रथा किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? बंगाल में, बिहार में, वाराणसी में, उड़ीसा में तथा उत्तरी कर्नाटक। नकदी फसल कौन सी होती हैं? गन्ना, जूट और कपास, ये नकदी फसल होती है। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई? तो इजारेदारी किसके में? वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? तो एक प्रकार का भूमि राजस्व, एक प्रकार का भूमि राजस्व। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक पक्का बीघा में कितने गज होते हैं? तो 3025 वर्ग गज होते हैं एक पक्का बीघा में। तो यहाँ तक हो गया था, 3025 वर्ग गज होते हैं। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? 165 फीट होती है शाहजहानी जरीब की लंबाई, 165 फीट। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? खतौनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में
जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? 1953 में अधिनियम बना। 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में पहली बार चकबंदी की गई थी, आप लोग जानते होंगे। खसरे में कुल खानों की संख्या 22 होती है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, जी क्वेश्चन है। चकबंदी विभाग का मुख्य प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है, जी क्वेश्चन है। भू लेख निरीक्षक कौन होता है? राजस्व निरीक्षण या कानून को। खतौनी में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? 13 खाने होते हैं दोस्तों खतौनी में। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? प्रत्येक माह के प्रथम में तृतीय शनिवार को। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? वर्ष 2006 में बनी थी। चकबंदी किससे संबंधित होती है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। किस सूची में भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है? राज्य सूची में। 1 एकड़ में कितने बीघा रकबा होता है? 1.6 पक्का बीघा। काश्तकारी सुधार, मध्यस्थों का उन्मूलन और खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, यह सभी किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक बिस्वा किसे कहते हैं? एक बिस्वा किसे कहते हैं? 20 बिस्वांशी को। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? त्रिभुज की आकृति में। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष किसके पास जमा कर देता है? कानूनी के पास। किस अधिनियम की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है? तो भू राजस्व अधिनियम धारा 23 में। राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के उद्देश्य क्या थे? SC ST एवं महिलाओं की के भूमि संबंधित अधिकार सुरक्षित करना। सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है? सामूहिक कृषि। सर्वप्रथम किस काल में अन्न उगाने के साक्ष्य मिलते हैं? नवपाषाण काल में। हरित क्रांति का उद्देश्य था भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण विकास एवं बुनियादी ढांचे का विकास करना। देखिए दोस्तों, इसमें सब फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कोई समझाने वाले कोई इसमें चीज़ नहीं है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में हुई थी। कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो पश्चिम बंगाल में मिली भूमि सुधार को। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। भूमि मापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थानों को क्या कहलाते हैं? तो मुकाम कहते हैं। किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। किसी गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? सुआ कहलाता है। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने से सबसे कम त्रुटि होती है इन बार फीते से। सर टॉमस मुनरो किस भूमि बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त से। राजस्व मंडल तथा राजस्व प्रशासन से संबंधित कार्यों में राजस्व से तात्पर्य है भू राजस्व तथा कृषि। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कानून को करता है, सब लोग आप जानते होंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि परिस्थितियों क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो 20 में। इसमें पहला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि मृदा समूह क्षेत्र हैं? 08, यानी 8 समूह हैं, 8 मृदा समूह क्षेत्र हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? वर्ष 2015 में हुई थी। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? भूमि का असमान वितरण। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने प्रकार की जोतदारी थी? 14 प्रकार की। भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है ड्रिप प्रणाली। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू है? ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में बकाया मालगुजारी की वसूली हेतु क्या प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी? कृषि उपकरणों की कुर्की। एकीकृत ग्राम फंड का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर। उत्तर प्रदेश उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में जोतदारों के कौन से प्रकार हैं? संक्राम्य तथा असंक्राम्य अधिकारों वाला भूमिधर एवं आसामी। किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में मालगुजारी की वसूली से छूट है? जिसकी कुल भूमि 3.125 एकड़ है।
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में असंक्राम्य अधिकारों वाले भूमिधर को क्या अधिकार नहीं है? वसीयत का अधिकार। भूमि प्रबंधक समिति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? बेदखल करने की शक्ति, भूमि आवंटन एवं भूमि पर कब्जा करने का अधिकार। बाग भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है, वन स्थली। जो बाग भूमि होती है उसे वन स्थली के नाम से जाना जाता है। भूमि प्रबंधन समिति के कार्य एवं कर्तव्य हैं कृषि का विकास एवं उन्नति, कुटीर उद्योगों एवं सहकारी खेती का विकास। तो दोस्तों इसका पहला चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें इतने ही तथ्य दिए हुए थे और इतने ही इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे। पहले चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इतने ही बन सकते हैं। चैप्टर का नाम है इसका क्या है? ग्राम समाज एवं विकास से इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं। अगर आपने ये रट लिए तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और दोस्तों इस बुक में लगभग 478 लगभग प्रश्न दिए हुए हैं एमसीक्यू के रूप में, उन्हें सबसे बाद में कराएंगे हम। चैप्टर 22 हम ऐसे पॉइंट्स कराएंगे आपको, जैसे आज हमने चैप्टर के सारे पॉइंट्स हमने आपको करा दिए हैं। आप इन्हें रट लीजिए। पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ की मिल जाएगी। और किसी कोई सवाल हो तो कमेंट में कर सकता है दोस्तों। और मैथ में हमारा द्विघात समीकरण चल रहा है और द्विघात समीकरण आपको बिल्कुल पूरा कराया जाएगा। और जितने भी चैप्टर हैं एडवांस मैथ के सभी पूरे कराए जाएंगे। पूरा फुल कोर्स मैथ का लेखपाल का बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों व्यूज़ कम आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं, उन्हें कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पूरा कोर्स मैथ का जरूर कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।